Hello dear students, in this video we are going to study the ring size determination of monosaccharides. Okay, so we are going to take the example of monosaccharide as glucose. Okay, so Haworth and his co-workers has shown that glucose, that is D-glucose and glucosides have a 6-membered ring and not 5-membered ring. पहले ये माना जाता था कि ग्लूकोज की 5-membered रिंग होती है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हैवर्थ और उनके कोवर्कर्स ने ये प्रूव करके दिया कि वो 5-membered ना होके 6-membered होती है। तो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और किस वजह से ये कंक्लूजन पर आए कि ये 6-membered होती है, देखते हैं वन बाय वन वो रिएक्शन जो उन्होंने किए। सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का मिथिल ग्लूकोसाइड बना लेना है। ठीक है, तो ये जो मिथिल ग्लूकोसाइड है वो मिथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके वो मिल जाएगा। तो ये मिथिल ग्लूकोसाइड बना लिया, इसकी रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मिथिल ग्लूकोसाइड की रिएक्शन मिथिल सल्फेट, डाइमिथिल सल्फेट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो CH3/2SO4, ठीक है, ये है डाइमिथिल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन की गई तो ये तो ग्रुप पहले से यहाँ पर ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये OCH3 की जगह पे OH होता है। ठीक है, अब ये OH की जगह पे OCH3 कैसे आया, मिथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके। बाकी इसके जो OH है ये वाले चारों वैसे के वैसे थे। ठीक है, सिर्फ ये जो OH ग्रुप है वो OCH3 में कन्वर्ट हुआ था। अब मिथिल सल्फेट के साथ रिएक्ट होने पर जो बाकी के बचे, मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये जो सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये सिक्स्थ कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो सारे के सारे OCH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसका नाम बना फिर मिथिल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल डी ग्लूकोसाइड। ओके, तो पहले से ही एक मिथिल ग्रुप था उसमें, CH3 ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली से मिथॉक्सी कहना चाहिए, OCH3। ठीक है, फिर बाद में ये सारे OH की जगह पे ये ग्रुप बने। अब ये जो ग्रुप बने फिर उसकी ये जो प्रोडक्ट मिला यहाँ पर मिथिल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल डी ग्लूकोसाइड, इस प्रोडक्ट की रिएक्शन फिर डाइल्यूट HCl के साथ में, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ में की गई और जो प्रोडक्ट मिला डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, ये है। क्या किया गया यहाँ पर, जो कंपाउंड मिला हमको मिथिल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा वो मिथिल डी ग्लूकोसाइड, उस प्रोडक्ट की रिएक्शन की गई, उसका हाइड्रोलाइसिस किया गया डाइल्यूट HCl के साथ में। ठीक है, तो मिला हमको ये प्रोडक्ट, दैट इज बीटा डी 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल ग्लूकोज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहले OCH3 ग्रुप था वो फिर से OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बाकी के जैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो ये OCH3 ग्रुप को फिर से OH ग्रुप में कन्वर्शन करने के लिए, मतलब फर्स्ट कार्बन वाला जो OCH3 ग्रुप था उसका ही हाइड्रोलिसिस हुआ है और सिर्फ वही OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कार्बन है ये एसिटल फॉर्मेशन में है। ठीक है, ये एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और ये सारे ईथर्स हैं। ठीक है, तो मतलब COC ये जो ग्रुप होता है ये ईथर ग्रुप है और ये जो कार्बन है ये एसिटल में इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये जो है ये रिएक्ट हो गया, मतलब हाइड्रोलिसिस हुआ उसका और OH में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, अब ये C2 कार्बन, ये C3, C4 और ये C6, ये इंटैक्ट वैसे के वैसे OCH3 ग्रुप रहे, इसलिए इसका नाम हुआ बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथिल ग्लूकोज। अब ये जो कंपाउंड है जो भी फॉर्म हुआ है इसे C करके नाम दिया गया है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब ये जो है एसिटल रिंग आप देख रहे हो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, तो ये कौन से कार्बन के साथ में जुड़ी हुई है, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन।
ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये जो कार्बन है ये फिर से CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कार्बन है इसके पास में OH आ जाएगा। तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। अब इसका ये जो कंपाउंड मिला इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर ये दो प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट है ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड और डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट मिलने से पहले एक इंटरमीडिएट जो कि बहुत ही कम समय के लिए फॉर्म होता है, अनस्टेबल होता है, एज इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल होता है। तो वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो है ये कीटो एसिड, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कीटो एसिड फॉर्म होता है। तो क्या चेंज हुआ, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा ये CHO ग्रुप जो है उसको COOH ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है, ठीक है, इसको ये कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो चेंज यहाँ पर हुई, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हुआ COOH में और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट हुआ C डबल बॉन्ड O में, दैट इज कीटोनिक ग्रुप में। इसलिए इस कंपाउंड को कीटो एसिड कहा गया। कोई नाम नहीं दिया हमने इसका इसलिए क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। कुछ ही देर के लिए ये फॉर्म होता है और जैसे ही फॉर्म होता है वैसे ही ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे ये दो प्रोडक्ट बनाता है देखते हैं, इसके कैसे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो जगह पर क्लीवेज होंगे, एक तो होगा C5C6 मतलब 5th नंबर के कार्बन एटम और 6th नंबर के कार्बन एटम में, ठीक है। और दूसरा जो क्लीवेज होगा वो होगा C4C5 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर COOH CHOCH3 CHOCH3 CHOCH3। यहाँ पर जो है वो पहले जो कंपाउंड था उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और जो COOH ग्रुप तैयार हुआ है वो कहाँ पर ब्रेकिंग की वजह से आया है देखते हैं हम। ये ऊपर जो कंपाउंड है उसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग दिखाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये COOH CHOCH3 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 और यहाँ पर ब्रेकिंग हुई, मतलब ये C5 और ये C6 इन दोनों कार्बन में ब्रेकिंग हुई है। 5 नंबर का कार्बन है और ये 6 नंबर का कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर क्लीवेज जब हुआ तो मिला हमको ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। ये CO डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बाकी के जैसे के वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये C5C6 कार्बन के बीच में क्लीवेज होने के बाद में हमको वो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर क्लीवेज यहाँ पर हुई, मतलब ये C4 और C5 के बीच में क्लीवेज हुई, तो हमको मिलता है डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड। क्या फॉर्मूला है डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड का? सक्सेनिक एसिड आप जानते हैं CH2, ये CH2, ठीक है, और यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन एटम वाला, ठीक है। तो ये है सक्सेनिक एसिड का फार्मूला। अब डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड मतलब ये जो OCH3 ग्रुप है और ये OCH3 ग्रुप, यहाँ पर OCH3 और ये OCH3, तो सक्सेनिक एसिड की ये डेरिवेटिव हो गई, इसलिए इसका नाम है डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड। तो कैसे मिला ये हमको? क्लीवेज हुई यहाँ पर, ठीक है। ये जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जो कीटो एसिड जो बनता है इंटरमीडिएट, उसके यहाँ 4th नंबर, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 4 और 5th कार्बन के बीच में ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। और हमको मिला ये प्रोडक्ट दैट इज डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं अगर OH ग्रुप जो है वो C5 कार्बन एटम पर अगर फॉर्म, यहाँ पर जो हेमी एसिटल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ का जो ग्लूकोज में 5th नंबर के कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप था
वो अगर इन्वॉल्व है रिंग फॉर्मेशन में तो ही ये जो दो कंपाउंड हमको मिले दैट इज ट्राईमिथॉक्सीग्लूटारिक एसिड एंड डाईमिथॉक्सीग्लूटारिक एसिड वो फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और यही रिएक्शंस प्रूव करते हैं कि जो मिथिल बीटा डी ग्लूकोसाइड है वो 5 मेंबर्ड का रिंग नहीं है। ठीक है, तो यही तो 6 मेंबर रिंग कैसे हुए, फिर 5 कार्बन एटम आते हैं उसमें। ठीक है, और एक ऑक्सीजन, तो इस तरीके से 6 मेंबर रिंग वो बनाता है। अगर हम कंसिडर करें कि वो 5 मेंबर रिंग अगर फॉर्म हुई है तो क्या होगा, देखते हैं वही स्टेप्स फिर 5 मेंबर रिंग कंसिडर करके अगर हमने किए उसके प्रोडक्ट्स तो सेम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये 4 कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गए दैट इज़ 5 मेंबर्ड रिंग। अगर 5 मेंबर्ड रिंग कंसिडर किए वही रिएक्शन की तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो सारे OH ग्रुप है, ठीक है, ये चारों के चारों OCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में वही सेम स्टेप्स करेंगे, फिर से HCl के साथ में रिएक्ट करेंगे। HCl के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर जो OCH3 ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया OH में। ओके, ठीक है, OH में कन्वर्ट होने के ये वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेंगे ये चारों। फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये कंपाउंड इस ओपन चेन कंपाउंड के साथ में, और फिर बनाएगा ये क्लीवेज होंगे। क्लीवेज होने के बाद में क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो 3-4 क्लीवेज होगा। ठीक है, और 4-5 क्लीवेज होगा। अगर 4-5 क्लीवेज होता है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, और अगर 3-4 क्लीवेज होता है तो मिथॉक्सीमैलोनिक एसिड जो ये कंपाउंड है वो मिलेगा हमको, ये वाला मिथॉक्सीमैलोनिक एसिड। लेकिन ये कंपाउंड्स मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग नहीं है बल्कि 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये सारे रिएक्शंस प्रूव करते हैं ग्लूकोज के 6 मेंबर्ड रिंग के फेवर में। ठीक है, तो ये हुआ ग्लूकोज का रिंग डिटर्मिनेशन कि कितने मेंबर्स की रिंग है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इपीमराइजेशन। तो क्या होता है इपीमराइजेशन, ये जो अल्डोजेज है मतलब ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, मोनोसैकेराइड से जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ऐसे को बोलेंगे अल्डोजेज। ये डेफिनेशन में हमने देखा था। तो अगर ये अल्डोजेज उनके कॉन्फ़िगरेशन में जितने उनके पास असिमेट्रिक कार्बन एटम है उनमें से किसी एक कार्बन एटम पर अगर कॉन्फ़िगरेशन उनका चेंज होता है और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं इपीमराइजेशन। मतलब सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ किसी एक असिमेट्रिक कार्बन एटम पर जो पोजीशन है एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स की वो चेंज रहेगी। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाएगा देखते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जांपल ले रहे हैं हम ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसका ग्लूकोज की जो एल्डोज का एग्जांपल लिया हमने, उसकी रिएक्शन की जाएगी ब्रोमीन वाटर के साथ में। ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा और ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CH2OH ग्रुप को कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चेंज करेगा सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को COOH ग्रुप में, तो इसका नाम है अल्डोनिक एसिड। अब इस अल्डोनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे, पिरिडीन बेस है वो, उसके प्रेजेंस में अगर उसे हीट करते हैं हम तो ये जो अल्डोनिक एसिड जो है वो जो कंपाउंड दे रहा है दैट इज़ इपीमेरिक अल्डोनिक एसिड। इपीमेरिक मतलब क्या हुआ है यहाँ पर चेंज, सिर्फ कि इधर OH ग्रुप दिख रहा है आपको तो वो जस्ट पोजीशन उसकी चेंज हो गई, ये वो इस साइड में आया। ठीक है, बस इतना है। तो इपीमर क्यों हुआ, इस बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ पर है, इस सेकंड कार्बन पर असिमेट्रिक कार्बन है। असिमेट्रिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये असिमेट्रिक कार्बन एटम पर सेकंड नंबर के OH की पोजीशन चेंज हो रही जब उसे बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो। तो इस स्ट्रक्चर में मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ सेकंड कार्बन एटम के OH का ही है, उसके पोजीशन का है। ठीक है, तो
इसलिए ये दोनों हुए ईपीमर्स। ये अल्डोनिक एसिड का हुआ ईपीमर, ठीक है, ग्लूकोज नहीं, ये अल्डोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है और यहाँ पर COH, तो ये दोनों ईपीमर्स हुए। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, ये COOH जो ग्रुप है उसको कन्वर्ट करेंगे हम CHO ग्रुप में, ताकि हमको ग्लूकोज का जो है वो ईपीमर मिले। तो कैसे करेंगे? फिर उस अल्डोनिक एसिड को कन्वर्ट करना है हमको, हीट करेंगे तो H2O रिलीज़ होगा, वहाँ से H2O रिलीज़ होगा, मतलब ये जो OH है और ये जो एसिड है, ठीक है, एसिड और OH इनके बीच में रिएक्शन होगी इन दोनों को ग्रुप में, और वाटर रिलीज़ होगा वहाँ पे और ये एसिटल फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसका करेंगे रिडक्शन सोडियम अमलगम और सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यूज़ करके तो क्या मिलेगा हमको, ये जो यहाँ पर एसिटल फॉर्म हुआ था वो हो जाएगा अपने फॉर्म में, दैट इज़ अल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर है और इसके और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज में H और यहाँ पर होगा ग्लूकोज में OH। तो सिर्फ ये सेकंड कार्बन जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है वहाँ पर पोजीशन में आपको चेंज दिखेगी, और ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं, या फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं इपीमराइजेशन, ठीक है। और ये दो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे इपीमर्स। तो इसका नाम है डी मैनोज। तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर इपीमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेटा रोटेशन का, ये पहले भी हम देख चुके हैं, इसको हमने पढ़ा था, ग्लूकोज जब हमने पढ़ा था तब ये हमने देखा। तो क्या होता है मेटा रोटेशन? आपने देखा है कि ग्लूकोज जो है वो उसके दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में होता है, तो उस जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है। जो अल्फ़ा फॉर्म है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 419 केल्विन, और जो बीटा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। तो ये जब हम इन कंपाउंड्स पर से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास आउट करेंगे, ठीक है, इन कंपाउंड में से, तो ये क्या करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, ये PPL को रोटेट करेगा 112 डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव रोटेशन होगा ये, और फिर वो इस तरीके से 112 डिग्री का उसने रोटेशन लिया, फिर से वो रिटर्न आके 52.7 पे स्टेबल हो जाएगा। वैसे उसका जो दूसरा आइसोमर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है, वो क्या करेगा, ये जो PPL है, ठीक है, उस PPL को 19 डिग्री पर रोटेट करेगा और फिर इंक्रीज़ करेगा 52.7 तक, और वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों उसके जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है ये फिर बाद में 52.7 पे आके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाता है इनका, ये फॉर्मूला है ऑप्टिकल रोटेशन का मिक्सचर का। तो देखते हैं ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा फॉर्म। उसके पहले हमने देखा था कि अल्फ़ा फॉर्म का जो परसेंटेज है वो 36% है, उसे राउंड फिगर में लिया गया, उससे भी पॉइंट में कुछ हो सकता है, ठीक है। और बीटा फॉर्म का परसेंटेज है 64%। तो फार्मूले में परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा फॉर्म और परसेंटेज ऑफ बीटा फॉर्म पता होना चाहिए। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फ़ा फॉर्म और ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म, ये चार चीज़ पता होनी चाहिए। तो चारों पता है, परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा फॉर्म है 36, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फ़ा फॉर्म है 112, परसेंटेज ऑफ बीटा फॉर्म है 64, और ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म है 19। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दिए और आंसर निकला 52.48। ये जो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि ये जो परसेंटेज काउंट आउट करते हैं इनमें थोड़ा सा राउंड फिगर लेने की वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, बस इसीलिए। बाकी ये सारी जो ये जो प्रोसेस दिखाता है ग्लूकोज की अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म का PPL का रोटेशन, फिर स्टेबल फॉर्म में वो आ जाता है 52.7 पे, तो ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं मेटा रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है फिनिश।